अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 कंपनी लॉ लेक्चर नंबर 12 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। 6 क्लॉजेस का आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। नेम क्लॉज है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, लाइबिलिटी क्लॉज है और ऑथराइज कैपिटल क्लॉज है, और एंड पे आपकी अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज इसको हम कहते हैं। तो 6 क्लॉजेज हैं और आपने प्रैक्टिकली भी ये देख ली हुई हैं कि एक्चुअल ये किस तरह मेमोरेंडम में लिखा जाता है। अब जी कुछ क्लॉजेज जो अहम हैं उनके ऊपर अलग अलग से बात है। जैसे कि फर्स्ट अगर क्लॉज की बात की जाए नेम क्लॉज की, तो उसको अभी हम कर लेते हैं डिस्कस जी कि नेम ऑफ कंपनी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी कंपनी के नेम के ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस तो होंगे, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया है कि भाई क्या हर तरह की कंपनी का नेम रखा जा सकता है? क्या नेम के अंदर कोई भी मतलब कि आप वर्ड यूज़ कर दें वो अलाउड है? क्या सिमिलर नेम रखा जा सकता है? एक ऑलरेडी एक कंपनी रजिस्टर दोबारा से मैं उसी कॉपी करने, जैसे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली चलता है। क्रीम ब्लॉक में हम अक्सर देखते थे इधर लाहौर में क्रीम मार्केट में कि वो फ्राई चिक्स था और साथ ही फ्राई चिक्स है। आप बट कढ़ाई देख लें यार, बटो बट हुआ पड़ा है उधर, ठीक है। बट कढ़ाई बट कढ़ाई बट कढ़ाई इस तरह। मुल्तान में आप चले जाएं, हाफिज़ अब्दुल वदूद का मुल्तानी सोन हलवा हर दूसरा बंदा वही बेची जा रहा है, ठीक है। ये कुछ मसाइल हैं। अच्छा, अब अगर यही लोग अपने आप को बतौर लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाना चाहें तो क्या इनको सेम नेम्स मिल सकते हैं? एक तो आइडिया आपको यहाँ से ये फिर हो गया होगा कि यार ये कम से कम कंपनीज तो नहीं है, क्योंकि कंपनीज जो हैं वो सिमिलर एग्जैक्ट सिमिलर नेम वाली नहीं हो सकती। या तो ना कुछ तो भाई बीच में चेंज हो, और कुछ ना कुछ भी अच्छा खासा चेंज होना चाहिए। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो, ठीक है। तो ये कम से कम लिमिटेड कंपनीज तो नहीं है। मतलब एक वो कहते हैं प्रीमा फेशी, हमें क्या नज़र आ रहा है? तो प्रीमा फेशी हमें नज़र आ रहा है कि भाई ये कंपनीज तो नहीं है, या तो एओपी होंगी या ये शायद सोल प्रोप्राइटर के तौर पे काम करे, क्योंकि उसमें ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लिमिटेड कंपनीज के केस में भाई बड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो नेम किस तरह का होना चाहिए, नेम को रिज़र्व किस तरह करवाना है, कितने टाइम तक रिज़र्व रहेगा, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले वो कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन नेम्स। भाई सीधी सीधी वो कहता है मुमानियत है कुछ नामों के ऊपर, कुछ नाम मना किए गए हैं। वो क्या है देख लेते हैं। प्रोहिबिटेड नेम्स की बात, अ कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच कंटेन सच वर्ड और एक्सप्रेशन। अच्छा, वर्ड तो आपको पता है लफ्ज़ को कहते हैं, एक्सप्रेशन से मुराद ये होता है कि भाई वर्ड तो मतलब कि डिफरेंट यूज़ हुआ है, लेकिन एक्सप्रेशन उसका जो तासुर मिल रहा है चीज़ का, वो तासुर की बात की जा रही है, ठीक है। कोई भी ऐसा नेम जिसके अंदर कोई लफ्ज़ या तासुर ऐसा दिया जाए, एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन, जो कि भाई कमीशन ने मना किया गया है, जो कि कमीशन ने मना किया हुआ है कि ये वर्ड्स आप नहीं यूज़ कर सकते, तो वो आप नहीं कर सकते, या ये तासुर आप नहीं दे सकते तो आप नहीं दे सकते, ठीक है। वैसे नीचे जाके पढ़ेंगे भी, वो नीचे वैसे हमने ये पढ़ना है कि अगर कमीशन से कुछ नाम ऐसे हैं कि उसके लिए आपको कमीशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि विदाउट लाइसेंस, विदाउट अप्रूवल ऑफ कमीशन यू कैन नॉट यूज़ दोज नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक इंडिविजुअल्स हैं, मतलब कि गवर्नमेंट का ताल्लुक ही नहीं है आपके साथ, लेकिन आप अपने नाम के अंदर पाकिस्तान लगा दें तो भाई नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो तासुर ये जाता है कि ये शायद गवर्नमेंट की कंपनी है। बात आ रही है ना समझ? आप फॉर एग्जांपल देते पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान वर्ड बीच में आता है ना, तो लगता है यार ये पाकिस्तान की कंपनी। इस तरह पंजाब, केपी के, जब आप प्रोविंस का नेम डालते हैं या मुल्क का नाम डालते हैं तो बज़ाहिरन लगता ये है, तासुर ये एक जाता है कि शायद ये कंपनी जो है गवर्नमेंट की है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाई इस तरह के वर्ड्स आप नहीं यूज़ कर सकते जो कि कमीशन ने मना किए हुए हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यूज़ करें तो भाई कमीशन की अप्रूवल ले लें, पहले कमीशन से आप इजाज़त लें। वो हम नीचे पढ़ेंगे कि कमीशन से इजाज़त किन नामों की लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो मतलब है कि वो नाम मना कर दिए गए जो कमीशन ने आपको मना किया। इस तरह कमीशन आपको मना करता है कि भाई कोई भी इल्लीगल नेम आप नहीं रख सकते, ठीक है। कोई नेम के अंदर फॉर एग्जांपल आप कहेंगे जी एक स्मगलर्स लिमिटेड आप नाम रख दें, चोर लिमिटेड रख दें, ठीक है, तो आप ये नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इल्लीगल चीज़ है ना। हमने कहा कि जो नेम मस्ट कमेंसुरेट विद योर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, कल हमने पढ़ा था कमेंसुरेट, मैंने कहा 10 बार बोलो।
ऑब्वियसली जिन्होंने नहीं बोला होगा उनके लिए पहले ये दोबारा फिर ये लफ्ज़ नया नया होगा, वो सोचते होंगे यार सर ने कहा हुआ है, अपने अल्फाज में पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स होती हैं वो प्लीज़ आपने वही लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये कमेंसुरेट का आप कुछ और सिनोनिम बना के दिखाएं जो आपको पता हो। आप लिख दें अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। अकॉर्डिंग का मतलब उसके मुताबिक कर लेना, वो मुताबिक में तो पता नहीं, प्रिंसिपल है ना मुताबिक होना, तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है मुताबिक। कमेंसुरेट एक बिल्कुल अलग टर्म है, तो भाई आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ इसको 10-12 बार बोलनी भी आनी चाहिए, स्पेलिंग्स भी लिखना भी आना चाहिए, मतलब बेसिकली मतलब पता होना इसका। अच्छा तो भाई अब आपको पता है कि आप इस तरह का नाम नहीं रख सकते, स्मगलर्स लिमिटेड, थीव्स लिमिटेड, सही है, किलर्स लिमिटेड या व्हाटएवर, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। अब ये कुछ चीज़ें कमीशन ने मना की हुई हैं। दूसरी बात रहम है, और इन द ओपिनियन ऑफ द रजिस्ट्रार इज़, हाँ दूसरी बात है रजिस्ट्रार की राय के मुताबिक, ओपिनियन। अब ये जो ओपिनियन आया था ना, ये आपको पता है एक जजमेंटल चीज़ होती है, हो सकता है मेरे ओपिनियन के मुताबिक ठीक हो, अगर मैं एक रजिस्ट्रार हूँ, एक और रजिस्ट्रार है उसके ओपिनियन के मुताबिक कुछ और है, तो ये चेंज वेरी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर रजिस्ट्रार के ओपिनियन के मुताबिक नेम सूटेबल नहीं है, वो इसको रिजेक्ट करना चाहता है, तो पहले रिजेक्शन से पहले क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, आपके ऊपर एतराज़ उठाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा अपनी पोजीशन को क्लियर करने की। तो अगर हम ये कहें कि भाई प्रोहिबिटेड नेम्स, इसको आप दो हिस्सों में अगर डिवाइड कर लें, ठीक है, प्रोहिबिटेड नेम्स, एक हम कह सकते हैं जी बाय एससीसीपी ने प्रोहिबिट कर दिया, और वो या कह रहा है दूसरा कौन है जी, इन ओपिनियन ऑफ या इन रजिस्ट्रार्स ओपिनियन, शॉर्ट कर लेते हैं, इन रजिस्ट्रार्स ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार के मुताबिक भाई वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। अब रजिस्ट्रार का ओपिनियन किन चीज़ों में हो सकता है, ये 5-7 चीज़ें जो लिखी हुई हैं, 6 चीज़ें, वो देख लेते हैं। रजिस्ट्रार साहब को लगता है कि योर नेम इज़ आइडेंटिकल विद, बिल्कुल आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि आपका नेम सुनकर किसी और कंपनी का माइंड में आ रहा है, आइडेंटिकल है, ठीक है, और रिजेंबल और सिमिलर टू द नेम ऑफ अ कंपनी, ये सारी तकरीबन एक जैसी हैं। सिमिलर से मुराद तो ये हो गया ना एग्जैक्ट, वही अगर आप फ्राई चिक्स वाली एग्जांपल है, इसलिए वो दोनों कंपनीज के तौर पे नहीं रजिस्टर हो सकती, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर एक है फ्राई चिक्स लिमिटेड, दूसरी भी फ्राई चिक्स लिमिटेड है, भाई ये सिमिलर है, ये रजिस्ट्रार साहब कांटा मार दें, क्योंकि जब आप उसके पास जाओगे ना ऑनलाइन ही पोर्टल के ऊपर कि भाई ये हमने करना है रजिस्टर, वो जैसे आपका नेम एंटर करेगा पहले, क्योंकि उसने देखना होता है कि इज़ द नेम अवेलेबल है भी या नहीं, पहले तो नहीं किसी ने लिया हुआ, वो फ़ौरन लिखेगा फ्राई चिक्स, लेट से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो किसी और कंपनी की ले लेते हैं, एंग्रो की ले लेते हैं, ठीक है, जो कि है भी एंग्रो की। आप बात करें एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, अब अगर आप भी कहें जी एंग्रो का ही करना है, तो जैसे ही वो एंग्रो लिखेगा वहाँ पे आ जाएगा यार ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सिमिलर कह के काट देगा। दूसरा था रिजेंबल का मतलब क्या है कि आपने स्पेलिंग्स चेंज कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन यही जा रहा है यार ये वही कंपनी है, ठीक है। एंग्रो फॉर एग्जांपल ENGRO है, आपने कहा यार मैं ANGRO कर देता हूँ, ठीक है, या आपने क्या किया एन लगा दिया, एन और ग्रो आगे लगा दिया। अब एंग्रो बोलने में तो वही चीज़ ही है ना, कौन सा, जब भी आपसे कोई पूछे यार आपकी कंपनी का नाम क्या, आपको एंग्रो, अब वो लगता है ऐसे ही है कि एंग्रो की बात ही हो रही है, ऑब्वियसली एक्सप्रेशन है वो, दैट इज़ रिजेंबलेंस, आपको इनकार हो जाएगा। या आइडेंटिकल से मुराद भी यही है कि यार दिखने में वो नाम काफ़ी हद तक वैसा लग रहा है, तो आप इसको एक ही मत में रख सकते हैं जी, आइडेंटिकल, रिजेंबल या सिमिलर हो तो रजिस्ट्रार मना कर सकता है, ठीक है। देन क्या है जी, इनअप्रोप्रिएट है, मतलब कि आपके कल्चर के मुताबिक नहीं है, या आप कह सकते हैं कि इलीगल सा नेम आप डाल रहे हैं, वही स्मगलर्स वगैरह आप लिख रहे हो, ठीक है, या आप कोई और इस तरह का वर्ड जो कि आपके इस्लामिकली या आपके कल्चरली वो नेम इस तरह के यूज़ नहीं होते, ठीक है, तो आप उसको भी क्या कह सकते हैं, वो हो सकता है कि उसको रिजेक्ट करें कि यार ये इट इज़ अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। ये हम नीचे एग्जांपल्स देख लेते हैं। अनडिज़ायरेबल है, अनडिज़ायरेबल से मुराद भी है कि भाई सोसाइटी उसको पब्लिक पसंद नहीं करती ऐसे नेम को, ठीक है। उसके ऊपर भी नुक्ता उठ सकता है कि भाई सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट है ये, ठीक है, कल्चर के अगेंस्ट है, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उस तरह का नेम भी आप बीच में नहीं डाल सकते। मिसाल के तौर पे हमारे डिफरेंट हीरोज़ हैं, वैसे तो हम माशाल्लाह किसी को हीरो बनने नहीं देते, मरने के बाद बनाते हैं बस,
तो खैर अब हमारे हीरोज़ हैं, हम उनके अगेंस्ट कोई नाम नहीं लिख सकते, ज़ाहिर है हम उस तरह का नहीं डाल सकते क्योंकि अनडिज़ायरेबल है, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे उस चीज़ से। हम किसी प्रोविंस के, किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं लिख सकते, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, अनडिज़ायरेबल है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। देन डिसेप्टिव है, धोखा, मतलब कि नाम कुछ और है और पीछे काम कुछ और है, वही बात है, इट डजेंट कमेंसुरेट विद द बिजनेस। इसकी बेस्ट एग्जांपल तो यही है कि भाई काम आप लोगों का फर्नीचर का है, आपने नाम लिखवाया हुआ जी ABC कंसल्टेंसी लिमिटेड, व्हाट काइंड ऑफ कंसल्टेंसी इज दिस? कंसल्टेंसी थोड़ी है भैया आपका, तो उसका काम फर्नीचर का काम है। तो डिसेप्टिव अगर नेम रजिस्ट्रार के ओपिनियन के मुताबिक है तो वो भी गलत है। और डिज़ाइंड टू एक्सप्लॉयट और ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज ऑफ पीपल, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को करने के लिए है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंटी सुन्नी प्राइवेट लिमिटेड, एंटी शिया प्राइवेट लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता इस तरह का नाम रखते हैं, ऑब्वियसली दैट इज़, ये आपका ऑफेंसिव है, ठीक है। आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, ससेप्टिबिलिटी से मुराद क्या है कि लोगों के जो हसासियत है, नाजुक मतलब मामलात होते हैं रिलीजियस के ऊपर पाकिस्तान में, तो स्पेशली आप उस तरह के नेम्स नहीं यूज़ कर सकते भाई, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। देन और एनी अदर ग्राउंड एज में भी स्पेसिफाइड, या इसके अलावा कोई भी और नुक्ता भी हो सकता है, क्योंकि देखें उसको प्रिंसिपल दिया जा रहा है, उसूल बताया जा रहा है रजिस्ट्रार को कि भाईजान अगर आपके ओपिनियन के मुताबिक ये नाम कोई ऐसा लग रहा है यार कि मतलब धोखा देने के लिए बनाया जा रहा है बेसिकली, तो किसी का नेम चोरी किया जा रहा है या किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो आपके ओपिनियन के मुताबिक ये ऊपर वाले 5 पॉइंट या इसके अलावा भी अगर आपको कोई जस्टिफाइड रीज़न लगती है तो आप उसकी बेस पे क्या कर सकते हो, नाम को मना भी कर सकते हो। बात आ गई समझ? एग्जाम्पल देखें जी 5, इफ़ अ कंपनी नेम्ड ABC फर्टिलाइजर्स, अब देखें फर्टिलाइजर्स में S के नीचे लाइन लगाएं, अंडरलाइन करें, S को S लिखा हुआ है ना, ABC फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड अदर कंपनी विद द नेम ABC फर्टिलाइजर्स, उसने भाई S को Z बना दिया, ठीक है, तो क्या अलाउड है? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि ये भाई एक तो है ही सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर भी देखा जाए तो उसी तरह के तकरीबन आपके 90% जो स्पेलिंग्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वही हैं। रिजेंबल तो 100% कर रहा है ना, कि फर्टिलाइज़र बोलना वो भी इस तरह है, ये भी फर्टिलाइज़र उसी तरह बोलना है। आइए बात समझ, ठीक है। तो ये भाई आपका अलाउ नहीं किया जाएगा। उसने कहा ऑल्दो नेम के स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं लेकिन रिजेंबल्स इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि ये अलाउ नहीं होगा, ये रजिस्ट्रार मना कर देता है इस पर। प्रैक्टिकली हमने कई बार इस तरह देखा है, कई बार क्लाइंट आता है वो कहता है यार नाम रखना ही ये वाला है, उसे हम बड़ा समझाते हैं, क्योंकि आप ना कंपनी नेम भी सर्च कर सकते हो जाके, मतलब है कि रजिस्ट्रेशन के अलावा भी आप इंडिविजुअली, बल्कि मैंने आप लोगों को बताया होगा ना, आप वो ई सर्विसेज पे जाएं, अगर नहीं गए मैंने लिंक भेजा था, गूगल करें यार, हर चीज़ गूगल पे मिलती है, उधर लिखे SECP कंपनी नेम सर्च, आपके सामने एक लिंक आएगा जो भी फर्स्ट सेकंड पे आ गया, SECP जिसमें लिखा हो, क्लिक करें, किसी भी कंपनी का नेम लिखें, प्राइवेट लिमिटेड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्योंकि एडिशनल ऐड होना ही होना होता है। आपने असल जो आपका नेम होता है ना, पिछला होता है असल नेम, वो तो फिर जाहिर है प्राइवेट है उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा, जो लिमिटेड है उसके लिए लिमिटेड आ जाएगा। अच्छा, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर एक कंपनी XYZ लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर्ड है, मतलब है कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो क्या एक कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो नेम की बात हो रही है ना, ये इनिशियल नेम की, ओरिजिनल एक्चुअल नेम की बात हो रही है। उसका जो आगे लग रहा है ना एडिशन, वो तो भाई उसकी नेचर की वजह से लग रहा है ना, बात आइए समझ। तो ऐसे अलाउड नहीं है कि एक प्राइवेट लिमिटेड आप कहें चलो मैं SMC प्राइवेट बना लूँ, या एक प्राइवेट है मैं लिमिटेड बना लेता हूँ पब्लिक लिमिटेड, या एक पब्लिक लिमिटेड है मैं प्राइवेट या SMC बनाता हूँ, दिस इज़ नॉट अलाउड। नेम की जो बात हो रही है, ये प्राइवेट शाइवेट वाली तो हो ही नहीं रही है, तो हो रही है आपके एक्चुअल नेम की बात, ये बात समझ लेनी है आपने, ठीक है। अच्छा, वो आप उस पर जाएँ उधर ब्राउज़र पे, वहाँ पे सर्च करें, उधर किसी भी कंपनी का नेम लिखें, आपको पता लग जाएगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि नहीं। एक तो उधर से आइडिया हो जाता है। तो कई बार क्लाइंट्स आते हैं, वो फजूल से नेम, या चलो सही भी नेम होते हैं, तो वो इतने कॉमन नेम्स होते हैं कि कोई हज़ारों के हिसाब से उस नाम से कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके सर्च करते हो तो वो नहीं मिलता। कंपनी नेम में बड़े मसाइल हैं। एक तो ये ना कि भाई आपका नेम वैसे साफ़ सुथरा सा होना चाहिए। दूसरा मसला आ गया कि वो ये सिमिलर भी ना हो किसी के साथ। तीसरा मसला आ जाता है कि आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के साथ भी कमेंसुरेट करे।
अब क्लाइंट को आप ये बात समझाते हैं ना, उसको नहीं समझ आती। मिसाल के तौर पे मेरे पास क्लाइंट आया, उसने कहा कि मेरा बिजनेस नेम है ओरिएंट प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड को तो छोड़ दो, वो तो लग ही जाएगा, ओरिएंट है ना आपका, ये आपको नहीं मिलना। क्यों? मैंने जैसे ही गूगल पे सर्च उधर जा किया, ओरिएंट नाम से हज़ारों कंपनीज के हिसाब से, तो क्योंकि कॉमन सा नेम है, ठीक है, लेकिन उन सब ने आगे कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, इस वजह से वो सारी रजिस्टर्ड हुई हैं। वरना आपके माइंड में आ सकता है ना भी हज़ारों कैसे हो सकती हैं रजिस्टर एक नाम से, क्योंकि कोई है ओरिएंट कंसल्टेंसी लिमिटेड, कोई है ओरिएंट टेक्सटाइल्स लिमिटेड, तो नेम तो हो गया ना चेंज ऑब्वियसली। ओरिएंट वर्ड के ऊपर कौन सा किसी ने कब्जा कर लिया, ये वर्ड नहीं यूज़ किया जा सकता। मसला है कि इसको पूरा नेम नहीं वैसा होना चाहिए। मैं अब उन्हें कहूँ कि भाईजान आप इसमें कोई कर लें ऐड, कोई अपने हिसाब से, कोई नहीं मैंने ऐड भी नहीं करना, मैंने यही रखना है, तो इस तरह तो नहीं मिलता, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के साथ भी, अब ओरिएंट के साथ क्या ताल्लुक है, उसका काम था मेरे ख्याल में आईटी का था आई गेस। तो अब ओरिएंट और आईटी का क्या ताल्लुक है? नाम से तो नहीं ना जाहिर हो रहा, तो आप या तो लिखो ना ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह। अच्छा, वो भी अगर लिखे तो फिर जाके वो मैंने उसे जब सजेस्ट किया कि ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड रख लेते हैं, जब मैंने सर्च किया तो वो भी कंपनी पड़ी। तो इसका मतलब है कि भाई आपको बड़ा क्लियरली पहले समझ के लेकर चलना पड़ता है। एक तो है कि किसी के साथ सिमिलर ना हो, देन क्या है प्रोहिबिटेड नेम्स में फजूल नाम नहीं रखने हैं। उसके बाद आपने जो है अपनी बिजनेस लाइन के साथ भी कमेंसुरेट करना है, आपका नाम पढ़ते ही पता लगे कि इसकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, आइडिया मतलब हो जाए। एग्जाम्पल 6 है कि अ प्रपोज कंपनी नेम विद द स्प्रेड वायलेंस, ओहो, वो कहता है चंडे मारो प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, तो भाई ये अलाउड है नहीं, क्यों? इनअप्रोप्रिएट नेम है यार, ये क्या स्प्रेड वायलेंस, किडनैप बॉयज, सही है, इस तरह की कंपनी तो नहीं। एग्जाम्पल 7 अ प्रपोज बिजनेस ट्रेडिंग इन इंडस्ट्रियल मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी भाई मशीनें बड़ी बड़ी खरीदते हैं, करेने शरेने और इस तरह। मे नॉट बी अलाउड नेम इंडस्ट्री बैंक, भाई उसको बैंक तो है ही नहीं ना, क्यों? क्योंकि ये डिसेप्टिव है। साथ इसके लिख लें पीछे वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि डिसेप्टिव है, बिकॉज नेम शुड कमेंसुरेट विद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। उन्होंने इसीलिए ये वाली शिक निकाली हुई है कानून के अंदर, क्योंकि लोग ये 2 नंबरियां करने लग गए थे। नाम कुछ रखा हुआ है, असल काम कुछ है, लोगों से पैसा बटोरते थे, यार ये देखें ना हम तो बैंक हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी की एग्जाम्पल लें, हालांकि असल में तो आप कुछ और करते हैं। बात आ रही समझ? तो इन चीज़ों से बचने के लिए फिर उन्होंने कानून के अंदर ये चीज़ निकाली, तो ये डिसेप्टिव है। और आगे आप लिख भी लें कि नेम शुड कमेंसुरेट विद प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, आपका काम कुछ और है, नाम कुछ और है। आगे भाई गल समझ कि ये प्रोहिबिटेड नेम्स हैं कुछ, ये या तो कमीशन ने प्रोहिबिट किए हुए हैं या रजिस्ट्रार के ओपिनियन के मुताबिक ये नाम प्रोहिबिटेड है, सही नहीं है, तो वो इनको रिजेक्ट करने का इख्तियार रखता है। लेकिन बिफोर रिजेक्शन ही विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, वो आपको लाजमी देगा, या भी हम देख भी लेंगे आगे। दूसरी बात आ गई, यदि कुछ नेम हैं उनको अगर वो आप नाम रखना चाहते हैं तो आपको SCECP का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब कि पहले SCECP से अप्रूवल लेंगे, फिर जाके ये नीचे वाले जो हैं 6 तरह के नेम है ना, फिर वो हम रख सकते हैं। पहले क्या लेंगे? SCECP का अप्रूवल लेंगे। इसका मतलब है कि हर नाम रखने के लिए SCECP का अप्रूवल नहीं चाहिए, सिंपल रजिस्ट्रार को अप्लाई करें। अगर रजिस्ट्रार साहब के मुताबिक उसके ओपिनियन में ओके है नाम, तो वो आपको दे देगा नाम, ठीक है, क्योंकि नेम देना रजिस्ट्रार का काम है। डेली इतनी कंपनी रजिस्टर होती हैं, तो रजिस्ट्रार का काम ही ये काम करना, ठीक है। कमीशन की जब बात की जाती है तो ऑल्दो जो रजिस्ट्रार है वो SCECP का ही नुमाइंदा है, बेशक उसी का ही नुमाइंदा उसी के ऑफिस में बैठता है, लेकिन जब कमीशन की बात की जाती है तो हायर अथॉरिटी की बात की जाती है, हायर मैनेजमेंट की बात की जाती है। ओके जी, अच्छा। उन्होंने कहा यार अगर आप ये वाले नेम रखना चाहते हैं, प्रपोज नेम्स, मतलब अभी रखे नहीं है, रख तो सकते नहीं है जब तक अप्रूवल ना मिले, तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, किससे? कमीशन से। पहले नंबर पे द पैट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, सही है। अगर आपके नाम के अंदर पाकिस्तान के किसी पुराने हेड ऑफ स्टेट से क्या मुराद होता है? प्रेसिडेंट, ऊपर लिख लें। प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, पढ़ा हुआ ना बिजनेस लॉ कैप 4 में। तो हेड ऑफ स्टेट का अगर नाम आ रहा है पाकिस्तानी, पास्ट पुराना कोई या प्रेजेंट, तो फिर भी आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, भाई क्यों यूज़ कर रहे हैं। या किसी फॉरेन गवर्नमेंट के भी हेड ऑफ स्टेट का नेम आ रहा है, तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा SCECP का। ओके, बगैर अप्रूवल के आप नहीं वो नाम यूज़ कर सकते। मतलब है कि ऊपर वाली जो हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रार की तरफ से है, उसके साथ साथ ये कंडीशंस भी हैं कि अगर आपके नामों के अंदर ये चीज़ें आएंगी ना, तो भाई पहले कमीशन का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा आपको,
सख्तियां देख रहे हैं नाम के ऊपर, नाम बड़ा मुनासिब होना चाहिए हर एंगल। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट और अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट। अगर भाई किसी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन आप नाम के अंदर शो कर रहे हैं, वही मतलब आप पाकिस्तान लिख रहे हैं या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब के पी के वगैरह नाम के अंदर आ रहा है, या उनकी किसी अथॉरिटी के साथ, फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे कि लेस्को बिल्स प्राइवेट लिमिटेड आप अपना नाम रखना चाह रहे हैं, भाई लेस्को उनकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट की है, ठीक है। तो पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि क्यों, क्योंकि हो सकता है कि लेस्को वाले खुद ही रजिस्टर करवाना चाहते हो, उनको तो लाइसेंस मिल जाएगा क्योंकि जाहिर है वो कहेंगे ना यार ये देखो हमारे पास अथॉरिटी लेटर है। लेस्को जो कंपनी है उसी ने हमें कहा है कि आप ये नाम हमारा यूज़ करके एक नई कंपनी बना सकते। लेकिन अगर मैं शहबाज से जाकर कहूँगा लेस्को बिल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, वो कहेंगे भाई अप्रूवल लो, मैं अप्रूवल में क्या कहूँ, मेरा दिल कर रहा है नाम रखने का, क्योंकि वो कहेंगे भाईजान इजाज़त पहले लेकर आए ना, आपको किसने कहा कि लेस्को का नाम आप यूज़ करें, वो तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। बात आ रही है समझ। इस तरह अगर पाकिस्तान का भी करना हो तो वो फिर इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट ही कर सकती है यूज़। बात आ रही समझ। बाकी अभी आपके माइंड में वो आ रहा होगा कि बहरिया टाउन किधर से हो गया और ये सारा कुछ, तो वो जाहिर है उन्होंने ले लिया अप्रूवल, जैसे भी लेना है तो वो लिया अप्रूवल ही होगा, विदाउट अप्रूवल नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपने शायद एक देखा भी हो, सलीम साफ़ी के साथ मलिक रियाज का एक इंटरव्यू भी है मशहूर ज़माना, जिसमें ओपनली वो कह रहे हैं कि भाई कर लो जो करना है। तो खैर सही है जी, अप्रूवल लेकिन लाजमी है वो जैसे भी है। थर्ड पे आगे एनी कनेक्शन विद एनी कॉरपोरेशन सेटअप बाय और अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ। अगर कोई भी फेडरल लॉ या प्रोविंशियल लॉ के अंडर कोई कंपनी बनी हुई है, कोई कॉरपोरेशन बनी हुई है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट बनी हुई है, बॉडी कॉर्पोरेट बेसिकली कंपनी तो नहीं होगी क्योंकि कंपनी तो कंपनी लॉ के मुताबिक बनेगी। तो अगर किसी फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के अंडर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कॉरपोरेशन बनी हुई है और आपके नाम का ताल्लुक उसके साथ है, तो आपको फिर भी SECP से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान रेलवेज़ है, पाकिस्तान रेलवेज़ जो है ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉरपोरेशन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पाकिस्तान रेलवेज़ एक्ट के मुताबिक बनी है, कानून के मुताबिक बनी है। अब अगर आप एक बनाना चाहते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ वर्कशॉप्स लिमिटेड, फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहा है यार, और आप यहाँ पे इंडिविजुअल हैं, कोई मतलब आम बंदा जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो भाई पहले आप जाओगे SECP के पास, वो कहेगा भाई ये कहाँ से आप रख रहे हो नाम, क्योंकि जाहिर है लग तो ये रहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ की वर्कशॉप है, पर्सनल उनकी अपनी ज़ाती वर्कशॉप है, तो इसलिए अप्रूवल लो मेरे से। अप्रूवल आपको फिर वो मिल सकता है अगर आप उस तरह के हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं मिलता आम बंदे को। लेकिन अगर पाकिस्तान रेलवेज़ ने खुद करना हो तो उनको ईजीली मिल जाएगा, क्योंकि उन्हीं की तो वो नाम से हो रहा है। आ रही है गल समझ कोई, ठीक है। चौथे नंबर पे द पैट्रोनेज ऑफ एनी कनेक्शन विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई तल्लुक हो। अच्छा, ऊपर फर्स्ट पॉइंट में उसने कहा था फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, बंदे की बात कर रहा था, इंडिविजुअल की, इंसान की। अब वो कह रहा है किसी गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे आप ये अगर कहें कि जी मैं कोई कंपनी बनाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब देखें आप गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक रख रहे हैं तो फिर पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा ना, वरना इट इज़ डिसेप्टिव। लोगों को लगना है कि शायद मलेशिया की गवर्नमेंट का या इंडोनेशिया की गवर्नमेंट का या सऊदीया की गवर्नमेंट का है, लेकिन असल में तो नहीं है। तो इसलिए पहले अप्रूवल लें, ठीक है। या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही, मतलब यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक कंपनी बनाएंगे यूनाइटेड नेशंस टेक्सटाइल्स लिमिटेड, ठीक है। तो अब लोगों को क्या नज़र आएगा, भाई शायद यूनाइटेड नेशंस का ही है, तो अगर तो उन्हीं का ही है तो भाई पहले अप्रूवल ले लो आप SECP से। बात आ रही है समझ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस्टेब्लिशिंग अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और टू फ्लोट अ मुदारबा। अच्छा ये समझ लें थोड़ा सा, मुदारबा क्या होता है। देखिए मुदारबा ये होता है कि एक बंदा पैसा देता है, इन्वेस्ट करता है, दूसरा बंदा उसकी बेस पर काम करता है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट ये इस्लामिक फाइनेंस का एक सिस्टम है, ठीक है। पाकिस्तान में भी डिफरेंट मुदारबा मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं जो क्या करती हैं, लोगों से पैसा लेती हैं और आगे जाकर उसको इन्वेस्ट करती हैं, वहाँ से जो प्रॉफिट आता है वो लोगों में बांट दिया जाता है। बात आ रही है समझ। तो अब क्योंकि जहाँ पर भी पैसा लेने देने का मामला आ गया है तो SECP फिर ये कहता है कि भाईजान अगर आपने कोई मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी खोलनी है या फ्लोट अ मुदारबा, ये भी समझ लें, फ्लोट अ मुदारबा से मुराद क्या है कि कोई नया फंड आपने मार्केट में लॉन्च करना है। कंपनी ऑलरेडी है आपके पास, आपने कोई नया फंड, मुदारबा फंड लॉन्च करना है मार्केट में, तो उसका भी वो उसका नाम होगा कोई ना कोई, आपने उसका भी अप्रूवल पहले लेना है हमसे, लाइसेंस बेसिकली लेना है, ठीक है। बात आई समझ बात, इसी हद तक आपको अभी पता होना चाहिए। लास्ट में उन्होंने कहा इसके अलावा कोई भी बिजनेस जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड हो, जैसे कि सेक्शन 42
वो बिजनेस तो नहीं है तो एनपीओ, लेकिन एग्जांपल तो वो लग जाती है ना इस पे कि उस केस में भी क्यों भला हमें लेना पड़ता है भाई। वो कहता है कि आपको नेम ही नहीं मिलेगा, आपकी कंपनी ही नहीं रजिस्टर होगी जब तक आप लाइसेंस नहीं हमसे लेते। तो वो उसके लिए भी लाइसेंस तो है लेना है, ठीक है। तो ये भाई 6 चीज़ें हैं। दोबारा ज़रा समझ लें ये है क्या मामला। उन्होंने कहा कि भाई बुनियादी तौर पर तो अगर कमीशन ने कुछ नाम मना किए हुए हैं आप रख ही नहीं सकते, या रजिस्ट्रार साहब की ओपिनियन के मुताबिक कुछ नामों में मसाइल हैं जो ऊपर हमने पढ़े किस तरह के मसाइल हैं, तो आपको नेम नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कंपनी ने जब रजिस्टर होना है तो पहले उसने रजिस्ट्रार के पास ही जाना है। कंपनी का ताल्लुक ही सिर्फ रजिस्ट्रार के साथ है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, क्योंकि देखें ना रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, रजिस्ट्रार ही करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं अगर उनमें से आप कोई नाम रखना चाहोगे तो रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले आपको कमीशन के पास जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो नाम हमने नीचे पढ़ लिए, बात आ गई समझ। तो इन दोनों चीज़ों का इस तरह ताल्लुक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम कोई नेम रखना चाहें, यही देख रहे तो पाकिस्तान बस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड। अब ये देखें बस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पाकिस्तान नेम बीच में आ गया, तो ये जो SCCP के अप्रूवल वाले हैं उसमें आता है, ये ऑब्वियसली आ तो रहा है इसमें, ठीक है कि आप पाकिस्तान का नेम उसमें यूज़ कर रहे हो। दूसरे वाला पॉइंट एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान आ गया ना बीच में, तो फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान, तो ठीक है। अब आप इसका नाम अगर आप ये वाला यूज़ करना चाहते हो तो पहले आपको जाना पड़ेगा कमीशन के पास, कमीशन आपको देगा अप्रूवल अगर देना है तो, ठीक है। वो अप्रूवल देगा, वो अप्रूवल लेकर आप किसके पास जाओगे, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार फिर अपने तौर पे पहले देखेगा कि भाई मामला तो ओके हैं सारे और अप्रूवल भी आ गया, फिर वो आपको नाम देगा। सीधा आप रजिस्ट्रार के पास नहीं जा सकते क्योंकि नीचे वाले पॉइंट्स में कवर हो रहा है। ओके भाई, बात आ गई समझ। नीचे उसने क्या कहा, डिसीजन ऑफ कमीशन इज़ फाइनल। भाई जब आपने इस तरह का कोई नेम यूज़ करना है और आप SCCP के पास गए हो अप्रूवल लेने, उसने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट है। अब आप किसी अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते, आप किसी अदालत में अपील नहीं कर सकते। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट है, सिंपल। ओके चलें जी आगे। रिजर्वेशन ऑफ नेम, क्या आप नेम को रिजर्व करवा सकते हैं? देखें ये जो है जो कन्वेंशनल मोड था ना, ट्रेडिशनल मेथड था कंपनी को रजिस्टर करवाने का, वो यही होता था कि पहले आप नेम को रिजर्व करवाते हो। रिजर्व से मुराद क्या भाई अब मेरा हो गया, जैसे होता है ना कि टेबल कोई आप रिजर्व करवाते हो, आप तो गरीब हो आपने तो नहीं करवाया होगा, टेबल आप रिजर्व करवाते हो कॉल करके कि भाई ये फ़लाँ टेबल मेरा है या ये इतनी सीटें मेरी हैं, अब वो आपकी हो जाती हैं, ठीक है। अनलेस ज़ाहिर है आप वहाँ पे पहुँचे ना और पैसे से ना दे, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर भी फिर आपने अगर एक नेम रजिस्टर करवा लिया तो आपके लिए रिजर्व हो जाएगा फॉर 60 डेज, 60 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए? 60 दिन के लिए, कि आप 60 दिन के अंदर अंदर उस नाम के साथ कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं अप्लाई करके, एप्लीकेशन दे के। अगर आप 60 दिन में रजिस्टर नहीं करवाते, फॉर एग्जाम्पल आपको एक नेम, और ये 2 मंथ्स नहीं है 60 डेज़ है कंपनी लॉ में, जहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं वो महीने ही हैं, जहाँ पे डेज़ लिखे हुए हैं वो डेज़ हैं, वो दिन हैं, वहाँ पे मंथ नहीं। आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं भी 120 डेज़ कहा जाए तो 4 महीने नहीं करने उसको, 120 डेज़ ही काउंट, क्योंकि किसी महीने में 31 डेज़ हैं, किसी में 30 हैं, फेब में 28 भी आए थे हैं, जब ये लीप ईयर हो तो 29 भी आए थे हैं। तो ये थोड़ा सा ना दिमाग की बत्ती जला के, ठीक है, उनको आपने वही लेना है जो लिखा हुआ है। अच्छा, तो भाई 60 दिनों के अंदर अंदर आपने उसी नेम के साथ कंपनी अपनी रजिस्टर करवानी है, अदरवाइज़ आप जो है वो नेम लैप्स हो जाएगा। लैप्स से मुराद है कि अब वो अवेलेबल हो जाएगा दोबारा लोगों के लिए, कोई और लेना चाहता है और ले ले, ठीक है। तो ये भी है। अब ये ट्रेडिशनल मोड था कि लोग पहले ही करते थे, अब जो आजकल वैसे चल रहा है ना ये भी तरीका चल रहा है, और साथ जो हम लोग करते हैं मोस्टली वो ये होता है कि क्योंकि आप पहले सारी गलतियाँ कोताहियाँ क्लियर करके कोशिश मैक्सिमम करनी चाहिए कि कोई इस तरह का नेम हो ही ना जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन आए। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि इसको कहते हैं कंबाइंड इनकॉर्पोरेशन एंड नेम रिजर्वेशन। कंबाइंड सही है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन प्लस नेम रिजर्वेशन इकट्ठी ही फाइल कर देते हैं। ऑब्वियसली रजिस्ट्रार जो है उसको स्टेप वाइज ही लेगा, पहले आपका रजिस्ट्रार है पहले आपका नेम ही देखेगा, अगर नेम सही होगा फिर वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की तरफ जाएगा। लेकिन हमारा टाइम बच जाता है ना, हम ज़रा मतलब कि टाइमली इसको कर देते हैं, तो बजाय इसके कि पहले नेम रिजर्व करवाएं दोबारा से फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन बनाएं, तो सिंपल इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कानूनी तौर पे मतलब उन्होंने भी जो देखना है उन्होंने पहले नेम देखना है। 60 दिन के लिए आपके लिए नेम रिजर्व हो सकता है, ठीक है। लेकिन वेयर इट इज़ फाउंड दैट अ नेम वॉज रिजर्व्ड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, सच रिजर्वेशन
shall be cancelled, and in case the company has been incorporated, it shall be directed to change its name. ठीक है जी. The person making application shall be liable to a penalty if the name applied for is refused by the registrar. The aggrieved person may apply within 30 days to commission. बहुत ज़्यादा समझ लें. उसने भाई ये कहा है कि आपने एक नेम अप्लाई किया और रजिस्ट्रार को के ओपिनियन के मुताबिक वो ठीक था, उसने आपको दे दिया. 60 दिन तक आपके पास नेम अवेलेबल है. इसके अंदर अंदर आप कंपनी रिजर्व कर रहे हैं तो आपका ही हो गया नाम, ज़ाहिर है अब तो कंपनी बन गई है. लेकिन अगर किसी मौके पे बाद में जाके रजिस्ट्रार को ही पता लगा कंपनी बनी हुई है 5 7 10 साल हो गए हैं, ठीक है, जितना टाइम मर्जी लगा लो, 2 महीने हो गए हैं, अब जाके पता लगा कि भाईजान आपने झूठ बोलकर कोई ना कोई आपने झूठ बोला था. फॉर एग्जांपल आपने कहा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मेरी ये है, ये एग्जांपल लेते हैं ना, आपने नाम रखा XYZ टेक्सटाइल्स लिमिटेड, आपने कहा मेरा क्योंकि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी टेक्सटाइल का काम है तो आप दे दें. लेकिन बाद में पता लगा आप काम तो कुछ और करी जा रहे हैं. प्रिंसिपल लाइन आपने रखी कुछ थी ताकि सिर्फ ये कमेंसुरेट कर लूँ और मुझे नाम मिल जाए, डिसेप्टिव ना लगे. जिस तरह से आपने नाम दिया बाद में आपने काम कुछ और स्टार्ट कर दिया. अब ये एक एग्जाम्पल है. तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार आपको कहेगा कि भाईजान अपना नेम आप सही करें, ठीक है, ठीक करें नेम अपना, आपने गलत मुझे नेम दिया हुआ है, और उसको डायरेक्ट कर देगा ना कि इसको नेम को अपने को ठीक करो, ठीक है. अब ये देख भी लेते हैं नीचे, अगर वो नहीं ठीक करती तो क्या होगा. और जिस बंदे ने वो नेम रखा था, मतलब है कि जो लोग सब्सक्राइबर्स थे उस वक्त के, उनके ऊपर पेनल्टी भी लग जाएगी. पेनल्टी कौन सी लग रही है इसको इग्नोर करें, लिखा नहीं हुआ तो हमने क्यों देखनी है, ठीक है, आगे बड़ी पेनल्टी आनी याद करने वाली. तो आप क्या करेंगे, उसको पेनल्टी भी लगा देंगे रजिस्ट्रार साहब. ओके. अच्छा, अगर रिफ्यूज़ कर देता है रजिस्ट्रार, नाम आपका रजिस्टर नहीं करता, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर आप कमीशन के पास जाके अपील फाइल कर सकते हैं कि सर ये देखें रजिस्ट्रार ने मेरा नाम रिजेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया है, हालांकि मैं तो सही हूँ. अब वो कमीशन आपको सुनेगा, जो भी फैसला कमीशन का होगा इट शैल बी फाइनल, एक बाइंडिंग डिसीजन है. इसके फाइनल से मुराद क्या, इसके ऊपर आप अपील में नहीं जा सकते. अदालतें कहती वेली नहीं बैठी हुई कि छोटे छोटे मामला, नाम नहीं आपको मिला, ये भी हम देखें तो भाई आप उधर 2 मौके थे, आपके पास रजिस्ट्रार भी था, फिर आपके पास कमीशन भी था, आप वहाँ पे नहीं कर सके तो बस फारिग हैं. ओके होगी बात, आगे समझ. अब नीचे आ जाएँ. रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी. रेक्टिफाई का मतलब पता ही है ना, आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज पढ़ा होगा कि जर्नल एंट्री गलत होगी उसको सही कैसे करना है, ठीक है. यह भी बड़ा ज़ाब बना होता है स्टूडेंट्स के लिए PRC लेवल पे. तो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी 2 भाई तरीके हैं. एक तो है जी कंपनी ऑन इट्स ओन, कंपनी को खुद लगा कि यार हमने गलत नेम चूज़ कर लिया था, हम इसको चेंज कर लेते हैं, तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. दूसरी बात क्या है भाई, ऑन डायरेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार के भाईजान ये की चवल मारी है, पहले उसी नाम अपना चेंज करें. दोनों डिफरेंट सिनेरियोज हैं, देख लेते हैं. अ कंपनी विच थ्रू इन एडवर्टेंस, गलती से और अदरवाइज इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम इन कंट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट की नॉन कंप्लाइंस हो गया, वायलेशन में उसका कोई नेम, मतलब कोई ऐसा नेम चूज़ कर लिया जो कि कंपनीज एक्ट अलाउ नहीं करता किसी भी रीज़न से, जो पीछे हमने इतने रीज़न पढ़े हैं. नेम वॉज obtained बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन. या तो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या इनकरेक्ट दी है, ये इंटेंशनली भी हो सकती है, अनइंटेंशनली भी हो सकती है, ठीक है. तो क्या होगा जी, मे विद अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार चेंज इट्स नेम. पहले तो उसने लिखा कि जब भी कभी कंपनी को महसूस होता है कि हमने गलत नेम चूज़ कर लिया था, जब उसको पता लगेगा, कोई डेज़ की कैद नहीं है, दिनों की कैद नहीं है, क्योंकि ये देखो ये तो कंपनी को उनके मेंबर्स के माइंड में है ना कि भाई हमने सच इन्फॉर्मेशन दी थी या गलत दी थी, इसलिए उन्होंने डेज़ नहीं डिफाइन किए कि पता लगने के, क्योंकि वो साबित ही नहीं होना कि पता कब लगा इनको कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है. वो बताएंगे नहीं, बात आ रही है समझ. वो हमेशा कहेंगे यार अभी पता लगा है, आपने बताया आके, ठीक है. तो क्या है कि भाई वो जब भी उन्हें हो तो वो किसी भी टाइम रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेकर अपना नेम चेंज कर सकते हैं इजी. लेकिन अगर रजिस्ट्रार साहब को पता लग जाए, ठीक है, अगर मतलब दूसरा ऑप्शन ये है, अगर रजिस्ट्रार को पता लग गया और रजिस्ट्रार उसको डायरेक्शंस देगा, जो ऊपर हमने पढ़ी हैं कि भाई आपको डायरेक्शंस दी जाएंगी, इसको ना ज़रा एरो सब बनाकर ऊपर भी ले जाएं, जो हमने पढ़ा था ना कि पता उसे लगा कि ये आपने गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है, आपको डायरेक्ट करेगा. तो वो उसने डायरेक्ट करना है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करो. तो कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है. लेकिन वही है कि आप पहले उसको अपॉर्चुनिटी दोगे. हो सकता है कि आपको आपको रजिस्ट्रार को लग रहा है कि यार इसने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है, अब आप सीधा उसको ऑर्डर ही कर दो कि यार नेम चेंज करो. भाई उससे पहले उसको तो सुन लो गरीब को, शायद वो उसने सही इन्फॉर्मेशन दी हो, आपको गलत समझ आई हो. बात आ रही है समझ. तो अगर आपने नाम अपना रेक्टिफाई करना हो, सही करना हो, तो कंपनी को जब कभी पता लगता है वो कर सकती है.
बस अप्रूवल उसने रजिस्ट्रार का लेना है कि भाई अब हम न्यू नेम, क्योंकि देखें नाम जब भी लेना है तो रजिस्ट्रार से आपने अप्रूवल तो लेना है, ठीक है। दूसरा क्या है कि भाई आप रजिस्ट्रार को पता लग गया, वो आपको डायरेक्शंस देगा, लेकिन पहले आपको सुनेगा, अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपना केस आके बताएं, फिर वो आपको डायरेक्शंस देगा कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर, इस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर अपना नेम बदल लो, ठीक है। नीचे आ गया फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस। अगर आप भाई उसको नहीं करते, कंप्लाई नहीं करते, तो फिर क्या होगा, रजिस्ट्रार साहब खुद से ही आपका नेम जो है उसको रजिस्टर कर देंगे, ठीक है। ओके भाई, वो खुद से ही एक आपको मतलब है कि पहले देखें आपने गलत नेम चूज़ किया है, झूठ बोला उससे, रजिस्ट्रार ने आपको यार झूठ बोला हुआ है आके मुझे बताओ, आप गए भी नहीं हैं या उसको नहीं सेटिस्फाई कर सके अपने जवाब से, उसने आपको ऑर्डर दे दिया 30 दिन के अंदर अंदर नाम चेंज करो। अब आप नाम भी नहीं चेंज करें, फिर क्या रह गया उस बेचारे के पास, वो क्या करेगा, नए वाला नाम आपका लिख देगा, पिछला काट देगा अपने रजिस्टर में से, आपको एक न्यू इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसके ऊपर नए वाला नाम होगा। अब आपने नए वाला नाम यूज़ करना है, ओके जी। एक तो ये बात, बाकी पेनल्टी भी आपके ऊपर लग जाएगी, ओके। अच्छा नीचे बात है कि चेंज ऑफ नेम बाय कंपनी। अगर कंपनी अपना नेम चेंज करना, मतलब ये जो ऊपर वाला था ना हमने पढ़ा, मे विद अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार चेंज इट्स नेम, तो इसका तरीकाकार क्या है, नाम ऊपर तो सिंपल बात आ गई ना कि आपने अपने अप्रूवल लेकर कर देना, लेकिन भाई उससे पहले क्या करना है डिटेल में तो बताएं ना। अब देखें एक बात याद रखें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो अंदर जो बातें हैं ना, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, 6 बातें मेन है, 6ठी तो मतलब चेंज हो ही ना सकती, वो कल भी हमने कहा था सब्सक्राइबर्स चेंज नहीं होते, वो तो पहले वाले वही रहेंगे हमेशा। बाकी जो चीज़ें हैं उनको चेंज करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। रजिस्टर्ड ऑफिस के केस में एक है मसला, वो हम कल कर लेंगे डिस्कस, क्या अगर अदर विद इन प्रोविंस आपने सूबे के अंदर अंदर ही कहीं जाना हो, फिर चेंज करने की ज़रूरत, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों भला नहीं है, सोचें ज़रा, हम मेमोरेंडम के अंदर क्या लिखते हैं, इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, वहाँ पे हम भाई सिटी तो लिखते ही नहीं है, तो वहाँ पर फिर क्या ज़रूरत है स्पेशल रेजोल्यूशन की, वहाँ तो ऑलरेडी हमने प्रोविंस लिखा हुआ है, बात आई समझ। स्पेशल रेजोल्यूशन दूसरे केसेस में रिक्वायर्ड है, वो कल पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है अगर आपने नाम चेंज करना है तो भाई जो बड़े बड़े मामला था उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन आपको लेनी पड़नी है। इसका वैसे बेहतर एक तरीका यह है कि आप बुक में ही किसी जगह पे लिख लें, स्पेशल रेजोल्यूशन हेडिंग दे दें किसी भी जगह पे, जब जब हम पढ़ेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए तो आप वहाँ पे जाके वो केस लिखते जाएं, ठीक है, ताकि आपको याद एक हो जाए, लिस्ट आ रही ना पूरी बुक की, यार इन केसेस में स्पेशल रेजोल्यूशन हमें है। अच्छा जी, वो भाई कह रहा है कि क्या प्रोसीजर होगा कंपनी अगर नेम चेंज करना चाहती है। कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन भाई पास करेगी, वही 3/4 मेजोरिटी वाली 21 डेज़ का नोटिस है। अगर तमाम के तमाम लोग जिन्होंने वोट देने हैं वो कहेंगे यार पहले करवा लो, तो पहले भी करवाया जा सकता है। ये पेपर में आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था और मोस्टली लोगों ने पता नहीं अजीबो गरीब सा उसका क्यों जवाब लिखा है, सीधी सी बात थी, जब तक आप लीगल प्रोविजन पहले नहीं लिखेंगे, उसके मुताबिक जवाब नहीं देंगे, आप गलत करते जाएंगे। ये बड़ी एक बेसिक सी बात है, क्योंकि आपने लीगल प्रोविजन लिखी होगी ना ऊपर, तो आपका हाथ पे रुकेगा, आप कहेंगे यार ये ऊपर वाले के अगेंस्ट में कुछ और लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन वो कहते हैं एक केस में अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड। किस केस में भाई, जहाँ पे सिंपल आपका जो है स्टेटस चेंज होना है, मतलब कि पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट हो गई है। बात वही है कि आपको अप्रूवल वगैरह तब रिक्वायर्ड होते हैं जब पहले वाला असल नाम आपका चेंज होना है। अब अगर पब्लिक से प्राइवेट, एसएमसी से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक ये हो गया, तो वो कहता है इसमें कोई ज़रूरत नहीं है नेम, क्योंकि आप बेसिकली आपका स्टेटस चेंज हुआ है ना। तो आपके माइंड में कहीं ये सवाल तो नहीं आ रहा है कि भाई क्या फिर प्राइवेट से पब्लिक जाने के लिए किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं? भाई ऑब्वियसली ज़रूरत है, वो बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी कन्वर्जन की, वो अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन नेम वाली नहीं होगी, नेम का आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप बाकी डॉक्यूमेंट्स कर रहे होंगे तमाम शेयर होल्डर्स की, वो आमतौर पर मेंबर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, अप्रूवल्स वगैरह होते हैं कि भाई हम अब प्राइवेट से पब्लिक जा रहे हैं, पब्लिक से प्राइवेट जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जब आप वो सारा कुछ कर लेंगे ना, तो आपको फिर नेम चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि नेम नहीं चेंज हो रहा है, एग्जैक्ट स्टेटस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्टेटस का अलग प्रोसेस है, ओके, बात आई समझ। अच्छा जी, अब नीचे आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम एंड इफेक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड इफेक्ट देयरऑफ। अच्छा, जब आप कभी भी नाम अपना चेंज करेंगे, चाहे गलती से करें चाहे वैसे ही करें, जैसे कि अभी हम लोगों की पहले कंपनी का नेम था आइडिएट कॉर्पोरेट कंसल्ट, मतलब ये मैं कंसल्टेंसी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसकी बात कर रहा हूँ, ऑडिट फर्म की बात नहीं कर रहा, वो भी एक है हमारी। पहले था आइडिएट कॉर्पोरेट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, अब हमने उसको चेंज करके एसएचडी ग्रो वाइज अकाउंटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड किया, अब हमने नेम चेंज किया है।
तो हमने क्या किया भाई, स्पेशल रेजोल्यूशन की। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन हमने पास किया और उसके बाद रजिस्ट्रार को जमा करवाया, रजिस्ट्रार ने उसको ओके किया, हमें एक न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है। अब हमें क्या करना चाहिए देख लेते हैं। कहता है जब आपके पास न्यू आ जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रार साहब आपका नए वाला नाम अपने रजिस्टर के अंदर लिख लेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया गया। ठीक है, और आपको क्या वो जो सर्टिफिकेट मिल गया वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है इस बात का कि अब आपकी कंपनी नए नाम के साथ है। अच्छा, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट, कंपनी की रजिस्ट्रेशन डेट तो पुरानी ही रहेगी, ऑब्वियसली नेम की डेट अब नहीं आ गई है ना। ठीक है, मेंशनिंग, अब हमें क्या करना चाहिए जो कि हम कर भी रहे हैं प्रैक्टिकली, मेंशनड ओल्ड नेम विद द न्यू नेम। भाई आपने अपना पुराना नाम भी 90 दिन के लिए कॉन्स्पिक्वस पोजीशन, ये भी एक दूसरा मुश्किल सा वर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये इधर आएगा, कहाँ पे है, हाँ ये नीचे आएगा, नेम ऑन बिजनेस प्लेस में कॉन्स्पिक्वस वाज़े तौर पे। अच्छा भाई, अब हमने 90 दिन तक जहाँ जहाँ पर हमारा पुराना नेम यूज़ होता था, जहाँ जहाँ पे हम हमारा नया नेम यूज़ होगा वहाँ पे हमने अपना पुराना नेम भी यूज़ करना, ताकि लोगों को पता चल जाए हमारी कॉरेस्पोंडेंस के ऊपर, लेटर हेड्स के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर, हर जगह पे, ऑफिस के ऊपर अगर लिखा हुआ है तो भाई कंपनी का जब नेम चेंज होगा तो कंपनी ने 90 दिन के लिए क्या करना है, अपने हर जगह पर फॉर्मर नेम भी अपना यूज़ करना है। ओके जी, नो इफेक्ट ऑन लीगल प्रोसीडिंग। लेकिन इसका नाम चेंज हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पुरानी कंपनी के ऊपर जो केसेस थे अब आप कहें यार वो तो कंपनी खत्म हो गई। भाई कंपनी उधर की उधर है, नाम चेंज हुआ है, वो केसेस वैसे के वैसे ही चलते जाएंगे। हाँ अब ये होगा, अब नए नाम के साथ चलते आएंगे। बात आइए समझ। तो जो अगर आपने केस किसी पे किए हुए हैं, आप पे किसी ने किए हुए हैं कंपनी पे, और अब आप कहें यार नेम चेंज हो गया, जान ही छुट गई है, तो यही इस तरह नहीं जान छुटनी, वो आपकी कंपनी के ऊपर है, नेम डजेंट मैटर। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है ना। नीचे उसने कहा पब्लिकेशन ऑफ नेम, पब्लिकेशन जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब तो पूरी पब्लिक के लिए हमने कोई चीज़ शो करनी है, मतलब कोई भी देख सकता है। नेम ऑन बिजनेस प्लेसेस, भाई जहाँ जहाँ पर आपके बिजनेस प्लेस है, मतलब आपकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, हेड ऑफिस है, जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पे भाई आपका कॉन्स्पिक्वस पोजीशन में वाज़े तौर पे, ये वर्ड मुश्किल है, इसको भी बोलने 10 बार बोलना है। मुझे पता है कि आपके माइंड में एक और वर्ड आ रहा है, वो नहीं बोलना, अगर किसी को है भी तो आपने वर्ड क्या बोलना है, कॉन्स्पिक्वस पोजीशन बोलें जी। कॉन्स्पिक्वस पोजीशन, वाज़े पोजीशन में, वाज़े तौर पर नज़र आना चाहिए। ठीक है, इन लेटर्स इजीली लेजिबल इन इंग्लिश और उर्दू करेक्टर्स, इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में, लेकिन वाज़े तौर पर पढ़े जाने वाले नाम हों। ठीक है, इट्स नेम भी लिखना है, इनकॉर्पोरेशन नंबर भी लिखना है, आउटसाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एवरी ऑफिस और द प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरिड ऑन। मतलब है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस और हर वो जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपने वाज़े तौर पे बड़ा सा करके अपना नेम भी लिखना है, अपना इनकॉर्पोरेशन नंबर भी लिखना है। शायद आप लोगों ने देखा ही हो, स्पेशली फैक्ट्री एरियाज जो होते हैं वहाँ पे तो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, बाहर कंपनी का नेम लिखा होगा, XYZ लिमिटेड, साल लिखा होता है जी, रजिस्ट्रेशन नंबर या इनकॉर्पोरेशन नंबर या CUIN फलां। ठीक है, कुछ 6 डिजिट का 5 डिजिट का नंबर लिखा होता है, वो देखिएगा। अब ये देखिए प्रैक्टिकली सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो जो तो लिमिटेड कंपनीज के तौर पे रजिस्टर्ड है, मस्ट है उनके लिए ये करना। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हर कंपनी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लगाएगी, सर्टिफाइड कॉपी लिखा हुआ है। सर्टिफाइड कॉपी से मुराद क्या है, SCCP की तरफ से स्टैंप लगी हो या उनकी तरफ से कोई ना कोई कोड लगा हो। आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, आप उसमें फर्स्ट वाले पे चले जाएं, इनकॉर्पोरेशन वाले पे, आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे वो डिजिट्स वगैरह से कोडिंग शोडिंग सी। पहले क्या होता था कि SCCP ना स्टैम्प्स प्रॉपर लगा के देता होता था, उनके पास जाता। अब ऑनलाइन सिस्टम आ गया, वो बार कोड लगा होगा कोने पे, आप उसको स्कैन करेंगे ना तो कंपनी का नेम शेम उसकी डिटेल्स भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीकाकार है, ये सर्टिफाइड कॉपी ही है, तो आपने भाई सर्टिफाइड कॉपी लगानी है हर जगह पे। ओके, फिर आगे नेम ऑन डॉक्यूमेंट्स, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चेक्स हो गए, प्रोमिसरी नोट हो गए, आपकी इन्वॉइसेस हो गई, ठीक है, लेटर्स, कार्ड्स, एनीथिंग जहाँ पे आपकी कंपनी का नेम आ रहा है वहाँ पे आपने इंग्लिश या उर्दू में अच्छे तरीके से अपना नाम शाम लिखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एंड पे एक लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर्ड यूज़ हुआ है, उसका बता देता हूँ, बाकी तो मेरे ख्याल में सिंपल ही है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जब आप इंपोर्ट करते हैं, किसी दूसरे मुल्क से चीज़ें मंगवाते हैं, तो दूसरे मुल्क का जो बंदा है, सेलर है, वो वैसे आपने पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स में, चले मैं आसान तरीन जितना मैं बता सकता हूँ वो बताता हूँ कि रिवाइज हो जाए। आप इंपोर्ट करें बाहर से एक मशीनरी 10 करोड़ रुपए की, ठीक है, बाहर वाला बंदा कैसे यकीन करे कि आप उसको पैसे देंगे, और आप कैसे यकीन करेंगे कि आप उसको पैसे भेजेंगे तो आपको मशीन भेजेगा।
ट्रस्ट डेफिसिट है ना, पता नहीं क्या होगा। होता क्या है कि बाहर का एक बैंक, उस बंदे का, सेलर का बैंक, और आपका परचेजर का बैंक, इंपोर्टर का बैंक, इनके आपस में ताल्लुक होते हैं। वो बैंक्स आपस में ये डील करते हैं। बाहर वाला बैंक उसे कहता है यार इससे पैसे लेके अपने पास रख लो, ठीक है, और आपको भी ट्रस्ट है कि यार अगर मशीन नहीं आएगी तो मैं अपने बैंक से पैसे वापस मांग सकता हूँ, ठीक है। तो बाहर वाले को भी ये ट्रस्ट है कि यार अगर पैसे नहीं आएंगे तो मैं तो उसको पकड़ सकता हूँ फ़ौरन ही। बात आ रही है ना समझ, मतलब कि मैं मशीन भेज दूँ, पैसे ना आए तो मैं फ़ौरन इसको पकड़ लूँगा। तो बैंक्स का आपस में ताल्लुक हो जाता है, और ये इंटरनेशनल बैंक्स मोस्टली जो दूसरी कंट्रीज़ में भी काम कर रहे हो, वैसे हर बैंक का कोई ना कोई रिलेशन होता है, उन्होंने ताल्लुक बनाया होता है। अब बाहर वाला बंदा आपको मशीन भेजेगा, आपने पैसे किसको दिए हुए हैं? अपनी कंपनी, अपने बैंक को दिए हुए हैं। मशीन आएगी तो पैसे चले जाएंगे, सिंपल सी बात, मतलब बड़ा प्रोसेस इजी हो जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर वो है, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है, एलसी है, उसके ऊपर भी बेसिकली उन्होंने हर तरह का डॉक्यूमेंट लिखने की कोशिश की है ना, तो उसमें उन्होंने वो भी डाल दिया। इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है कंपनी का, तो वहाँ पर आपने उसको पूरा नेम शेम शो करना है। ओके होगी जी। नीचे आ गया नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑन डॉक्यूमेंट्स, ये वही टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, आपने अपना जो है लेटर हेड का पता है ना, यहाँ पे कंपनी का नेम होता है, ठीक है। आप डिफरेंट कॉलेजेस में गए होंगे, वहाँ पे आपको मिल गया होगा। रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप देखते होंगे जो प्रॉपर थोड़े अच्छे हैं, कोई गया होगा उससे पूछ लेना, तो वो भी जब इनवॉइस वगैरह देते हैं उनका नेम शेम, वो चाहे वो छोटी भी हो, वो लेटर हेड ही कंसिडर होता है। बड़ी कंपनीज का प्रॉपर एक A4 साइज़ का इस तरह का पेज हो जाता है। ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उसके ऊपर भी ऐसे ही है, हम लोग भी लेटर हेड वो देते हैं। अच्छा, अब उसके ऊपर वो क्या आता है जी, आपने अपना क्या करना है। अगर आप लिमिटेड कंपनी है तो आपका नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, फैक्स नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट एड्रेस, अगर कोई है वेबसाइट, लाजमी नहीं है वेबसाइट, लेकिन अगर कोई है, ठीक है। फैक्स वगैरह भी आप तो नहीं होते, पहले होते थे, तो अगर वो है, जो जो इनमें से हैं चीज़ें, वो आपने लाजमी उसके ऊपर मेंशन कर देनी है। पेनल्टी लगेगी भाई लेवल 1 की, अगर आप ये इस तरह से डिस्प्ले नहीं करेंगे। और तमाम ऑफिसर्स पर्सनली लायबल होंगे उस दौरान, जब तक कंपनी का नेम मेंशन नहीं है, तो कंपनी ने जो भी कर्जे लिए होंगे उसके लिए पर्सनली लायबल होंगे वो उस वक्त के ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स। बात आ गई जी समझ। चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन एक देख लेते हैं, सिंपल सा ही है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, अ ग्रुप ऑफ पर्संस इंटेंड्स टू फॉर्म अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाना चाह रहे हैं, विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड रिसर्च रिलेटेड सर्विसेज टू फार्मास्यूटिकल कंपनी। देखिए वो सर्विसेज देना चाह रहे हैं रिसर्च की, कोई ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उनको। इन दिस रिस्पेक्ट वन ऑफ द प्रमोटर्स आपको पता है सब्सक्राइबर्स को ही कहते हैं, प्रपोज फार्मा रिसर्च अथॉरिटी, उसने कहा भाई फार्मा रिसर्च अथॉरिटी नाम रखा जाए। देखें जब ये जो वर्ड यूज होता है अथॉरिटी, सही है, ये आमतौर पे आपके माइंड में आता है गवर्नमेंट की अथॉरिटी का, तो मतलब ये है ना रेगुलेटर है, तो ये नाम, अब ये जाहिर क्या होता है, कोई फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई इदारा है, यही आता है ना आपकी एक्सप्रेशन उससे क्या मिल रहा है। तो सिंपल यहाँ से आपको पता लग गया क्या उनको ये नाम मिल सकता है, फ़ौरन नहीं मिल सकता, पहले उनको जाके SECP से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो देगा देन जाके मिलेगा। अंडर द प्रोविजन कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द नेम, क्या ये नेम वैलिड है, एंड सजेस्ट हाउ दे कैन ओवरकम द डेफिशिएंसीज, वो इन डेफिशिएंसीज पे किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। तो भाई पहले तो आपने कहना है कि अथॉरिटी वर्ड यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मसला है, लेकिन आप कमीशन से अप्रूवल लेकर इसको करवा सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली नाम के अंदर लिमिटेड वर्ड मिसिंग है, क्योंकि वो क्या करना, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाना चाह रहे हैं, तो लिमिटेड वर्ड को भी वो ऐड करें, ठीक है। कंप्लीट तो नेम वैसे तब भी होगा जाके, ओके भाई। नीचे उन्होंने ये भी खैर बता दिया कि भाई अगर वो रिसर्च पर्पस चैरिटी वगैरह के लिए करना चाह रहे हैं तो NPO के तौर पर भी हो सकते हैं रजिस्टर, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके, तो ये इसको ज़रा पढ़िएगा, बड़ा ही अच्छा सवाल बनाया हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको किया है। ओके, ठीक है। आज वैसे ये आप लोगों ने क्वेश्चन करना है घर से, प्लीज़, कल भी होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। देखें ये प्लीज़ कर लिया करें, ये बहुत थोड़ा सा काम होता है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। एक बार हाथ से चीज़ें, हर टॉपिक का एक एक सवाल आप लोग घर से कर लें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे मामला। जो नहीं होगा, मसला आएगा, वो मेरे से तो आप पूछ ही सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझें गौर से, फिर उसका ये आंसर कि भाई इसका ये आंसर इस तरह बनता है, उसने हर एंगल से उसको कवर किया हुआ है, ठीक है जी। नीचे आ गई प्राइवेट प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है, वांट्स टू चेंज इट्स नेम टू प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। देखिए वो मार्केटिंग भी आ गई है, वो नेम चेंज करना चाह रहे हैं, बताइए जी किस तरह होगा। वही बात है, स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, ठीक है।
स्पेशल रेजोल्यूशन होगी है तो उसके बाद रजिस्ट्रार का अप्रूवल लिया जाएगा। रजिस्ट्रार साहब का अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर एक नया इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 90 दिन तक पुराना नेम और नया नेम यूज़ करना है, और बाद में हर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका नए वाला नाम आना चाहिए। इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलें जी, आज के लिए यही नेम के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन हो स्टिल अभी प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, मैसेज करें अभी। कल इंशाल्लाह रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के ऊपर बात होगी। ठीक है जी, चलें कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।